नमस्कार। अभिनय युग के सेकेंड फेज में एक नए डायमेंशन की चर्चा आज से शुरू करते हैं। वो है रिलेशनशिप्स। हम अभी तक सेकेंड फेज में ये डिस्कस करते आए हैं कि हम अपने अंदर अंतर्मन के जगत में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को पहले पहचानें और फिर उसे सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। अभिनय योग में जो पहली मेथोडोलॉजी है वो है मोनोलॉग्स और सीन वर्क का एक्सप्रेशन, रेचन, इमोशंस के ज़रिए, रसों को क्रिएट करने के ज़रिए जो हीलिंग का काम करती है। इसमें हमने रस दोष की भी बात की, किस व्यक्ति के अंदर कौन सा रस ज़्यादा है, कौन सा रस सप्रेस्ड है, उससे भी हमारा रस दोष क्रिएट होता है। अब ये जो हमारा नेगेटिव वर्ल्ड है ये किसी न किसी रिलेशनशिप के दायरे में ही मौजूद रहता है। पहले हमें इसको स्वीकार कर लेना होगा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मृत्यु तक हम लोग कुछ रिश्ते में बंधे हैं। हर मनुष्य, चाहे उसके कितने ही मिनिमम रिलेशनशिप्स हों, बट कुछ ना कुछ तो रहेंगे। और उन्हीं रिलेशनशिप्स में जो मौजूद तनाव या द्वंद्व रहता है, उसी की वजह से ये नेगेटिव इमोशंस जन्म लेते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस का गहरा कारण है हमारे नज़दीकी रिश्तों में मौजूद तनाव। तो एक समझदार व्यक्ति को पहले उस रिश्ते या उन रिश्तों के तनाव को आइडेंटिफाई करना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा पिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे बार बार गुस्सा आता है या बार बार दुख होता है या कई बार डर लगता है कुछ लोगों को अपने फादर से। तो इस तरह से हम अपने नज़दीकी रिश्तों के तनाव को पहले समझेंगे। तो ये हमारे नज़दीकी रिश्ते कहाँ से शुरू होते हैं? शुरुआत इसकी मदर एंड फादर से होती है। हम आए वहीं से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशंस हैं हमारी लाइफ में वो मदर और फादर ही है। ज्ञानी लोग तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त मनुष्य के जन्म लेने के समय जो दूसरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मौजूद रहते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इमोशनल वर्ल्ड के फॉर्मेशन में। खैर, आज का समय और आज का समाज धीरे धीरे बदल रहा है, वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली और जॉइंट फैमिली के रिलेटिव्स मौजूद नहीं रहते हैं, पर फिर भी फ्रेंड्स रहते हैं, चाहे दो चार ही क्यों ना हो। कुछ रिलेटिव्स के साथ साथ कुछ नेबर्स आ जाते हैं, तो उनके साथ का संबंध भी आपके जीवन में महत्व रखता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं हम उसको इस तरह से देखें: मदर सन, मदर डॉटर, फादर सन, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, फिर सिबलिंग्स में ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, और फिर हमारा जो वर्क एरिया है जिसमें हम पैसे कमाने का काम करते हैं, तो वहाँ हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, यानी बॉस के साथ एक रिलेशन है। फिर आपका जो जूनियर है, छोटे लोग हैं, आपसे कम पैसे कमाने वाले, कम स्टेटस वाले लोग हैं, उनसे आपका एक रिलेशन है ऑफिस में। तो इस तरह से दो स्टेप ऊपर, दो स्टेप नीचे, तो उनसे भी जो आपका रिलेशनशिप है वो आपके इमोशनल वर्ल्ड को बनाता रहता है। फिर हम सभी सोशो पॉलिटिकल वर्ल्ड में अपनी एक विचार, अपनी एक बात रखते हैं। तो चाहे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उन पॉलिटिकल लीडर्स, उन बिजनेस लीडर्स, उन फेमस पर्सनालिटीज से नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाने अनजाने हम पर अपना असर डालते हैं। आप किसी फिल्म स्टार के फ़ैन हैं, किसी डांसर के फ़ैन हैं, आप किसी मंत्री, किसी लीडर के फॉलोअर हैं, किसी स्पिरिचुअल गुरु के फॉलोअर हैं, तो उनके साथ आपका एक रिलेशन है। तो उनके साथ जो दूसरे उनके एडमायरर हैं उनके साथ आपका एक रिलेशन है, ट्यूनिंग है। तो इस तरह से एक वास्ट वेब है ये रिलेशनशिप्स का। तो ये मैंने एक बहुत ही मोटा मोटा एक खाका खींचा है। अब धीरे धीरे करके हर व्यक्ति को अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है उसको जानना होगा, उसमें मौजूद तनाव को पहचानना होगा। तो आज की बातचीत में हम, चूँकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मदर एंड फादर ही आधार है, मदर एंड फादर से ही रिलेशनशिप्स का संसार सामने खुलता है। तो पहला इम्पॉर्टेंट रिलेशन मदर फादर को लेकर ही है। तो इसमें पुराने समय से जो ज्ञानी लोग, समाज गुरु लोगों ने क्या आदर्श सामने रखा है वो यही था कि माता पिता की सेवा,
माता पिता से अच्छे संबंध, माता पिता का आज्ञाकारी बालक या आज्ञाकारी बेटा या बेटी ये होना ज़रूरी है। ये सिर्फ समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नहीं था, ये आपके मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। आज समाज में परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर आ चुका है। आज माँ बेटे का रिश्ता या माँ बेटी का रिश्ता या बाप बेटा बाप बेटी के रिश्ते उतने मधुर, उतने सरल, सीधे और एक स्ट्रेट ब्रैकेट में रखने वाले रिश्ते नहीं रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो गया सब तरफ, बिकॉज लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, आपका कल्चर कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे कल्चरल गैप्स हैं, जनरेशन गैप्स हैं जिनसे जूझना पड़ता है। और शादी भी जो इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं, लव मैरिजेस हुई हैं, उससे भी जो नए रिश्ते बने हैं, तो नया तरह का डायमेंशन बना, काफ़ी कुछ बदल गया है समाज में। अगर हम भारतीय समाज को लिए तो 100-150 साल में बहुत परिवर्तन आया है और यूरोप अमेरिका में भी 100-200 साल में काफ़ी चेंजेस आई है। बट समाज आगे ही चलेगा, तो हमें इस चेंजिंग फिनोमेना को समझते हुए अपने समाधान को रखना होगा। आज थोड़ा सा जिक्र करता हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन मदर सन, इस पर थोड़ा प्रकाश डालता हूँ और इसके अंदर मौजूद तनाव को थोड़ा समझते हैं। और एक तरफ माँ है, एक तरफ बेटा है, ये दोनों अगर पहचाने अपने खुद को, अपने रिश्ते को और उसकी अहमियत को, और उससे मौजूद अपने ही अंदर लव हेट को, सारा मामला आपके अंदर मौजूद शुभ और अशुभ का है, आपके अंदर मौजूद देव और असुर का है, उसी से हमें डील करना है। और अपने असुरों को हमें धीरे धीरे पहले मैनेज करना है, उन्हें कमज़ोर करना है और फिर कंप्लीटली संहार करना है। ये लंबा काम है, यही एक्चुअली योग का पथ है, यही धर्म का पथ है, यही आध्यात्मिक पथ है। और अभिनय योग भी इसी दिशा में बात कहता है, इसी दिशा को अपनाने के लिए कहता है। लेकिन इसका जो मेथडोलॉजी है वो थोड़ा अलग है, वो ज़्यादा मनोविज्ञान के साथ तालमेल मिलाते हुए चलता है। डायरेक्ट कोई भी बात नहीं कहता, लेकिन मन के जगत को समझते हुए, समझाते हुए एक प्रॉब्लम को सामने रखता है, एक कॉन्फ्लिक्ट को सामने रखता है और उसका समाधान देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं पहले माँ बेटे को डिस्कस करूँगा, जिसे पास्ट में लोगों ने एडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से आइडेंटिफाई किया है और इस पर बहुत कुछ साहित्य है, नाटक है और समाज में बहुत कुछ इस पर लिखा गया है। उसी तरह इसका पैरेलल इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसे जो फादर डॉटर को लेकर है, उस पर भी बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। और ग्रीक ड्रामा में तो इसका बहुत अच्छे से वर्णन है और बहुत सारे नाटक इस पर मौजूद हैं। तो आज हम मदर सन के रिश्ते को समझते हैं। मदर सन में खूबी ये है कि बेटा माँ का लाडला ही होता है। हर माँ अपने बेटे से अथाह प्रेम करती है। बेटा चूँकि उसके पति से आया है तो बेटा पति का एक्सटेंशन है। पति में जो कमियां दिखती है एक स्त्री को, एक पत्नी को, वो धीरे धीरे उसे बेटे में कम दिखनी शुरू होती है। बेटा पति की ही इमेज जैसा दिखता है, पति के रूप जैसा ही दिखता है। तो और जनरली बेटा अपने पति का परिष्कृत रूप होता है, तो स्त्री उसको पसंद भी ज़्यादा करती है। तो उसमें जो ऑपोजिट सेक्स का एक अट्रैक्शन है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। और एक औरत के मन में जो समाज में कुछ पाने की इच्छा होती है, जो उसके पति से उसे पूरी तरह से नहीं मिल पाती, वो अपने बेटे से उम्मीद करने लगती है। तो पुराने टाइम में तो ये बहुत इजीली मैनेज हो रहा था। बहुत इजी तो नहीं था, लेकिन इसमें सफरिंग जो थी वो बेटे की बीवी से होती थी। तो माँ सारा अपना गुस्सा, ईर्ष्या, जुल्म, हेट्रेड जो अंदर पनपता था वो इसी वजह से था कि बेटे ने एक नई स्त्री कर ली। तो शादी के बाद उसकी समस्या, माँ की समस्या सास के रूप में अपने बहू से होती थी। बेटे को वो खूब सम्मान देती और खूब प्रेम करती और उसको वो हीरो ही मानती, लेकिन सारा जुल्म बहू पे होता था। अब चूँकि सोशल रिलेशंस बदल गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, लोग अलग हो जाते हैं। पश्चिम में तो छोटी उम्र से ही अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मदर सन का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन वहाँ भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। बेशक वो 6-6 महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो तनाव है वो वहाँ भी स्पष्ट दिखते हैं, यूरोप अमेरिकन सोसाइटीज़ में भी। भारत में तो ज़्यादा है। भारत में वो हो रहा है अब जो पहले यूरोप में 60-70 साल पहले हो रहा था। तो कौन से एरियाज़ हैं जो अफेक्ट होते हैं मदर सन के कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, मोटा मोटी या बहुत ही ब्रीफ में बात कहें और बहुत
छोटे शब्दों में कहें तो चॉइस ऑफ करियर, ये एक एरिया हो जाता है। ये हर रिलेशन में है, माँ बाप के साथ चॉइस ऑफ करियर एक तनाव का एरिया बन जाता है। माँ अक्सर बेटे को लेकर कुछ चाहती है, जो उसने ख्वाब देखा था अपने पति को लेके, और पति ने अगर पूरा किया तो उसको आगे बढ़ाना चाहेगी वो, और नहीं किया तो उसको रिपीट करना चाहेगी वो। फिर दूसरा है चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर, बेटे के जीवन में स्त्री कैसी आए, तो उसमें भी मदर कई जगह फंस जाती है। वो चाहती भी है कि अच्छा हो, सही हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा चाहती है कि ऐसी स्त्री आए जिस पर वो कंट्रोल भी कर सके, क्योंकि माँ कंट्रोल चाहती है, माँ शासन चाहती है, पिता भी शासन चाहता है। ये शासन करने के इरादे से बहुत सारी गड़बड़ियाँ बहुत सारे परिवारों में देखी गई है। अगर इस मुद्दे पर सभी लोग, परिवार में वो लोग जो इन्वॉल्व हैं, इस पर थोड़ा सा अगर रैशनल चिंतन करें तो समस्या का हल हो सकता है। लेकिन रैशनैलिटी एक बहुत ही बड़ा गुण है जो सभी में पाया नहीं जाता है। जनरली लोग इरैशनल हैं, जनरली लोग अनरीजनेबल हैं, और अगर इमोशन, ब्लाइंड इमोशन से चलते हैं तो आपका रैशनैलिटी कहीं दिखता नहीं है। तो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में प्रोफेशन, लाइफ पार्टनर, सोशल स्टेटस, फिर इकोनॉमिक कंडीशन, ये फिर अगर बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के हैं, बहुत आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं, तो विच आइडियोलॉजी ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि माँ एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ी है और बेटा उस पार्टी से नहीं जुड़ना चाहता और उसके खिलाफ हो गया, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन जाता है। उसी तरह अगर एक ख़ास अमाउंट ऑफ मनी माँ की ख्वाहिश है घर बनाने को लेके, अपना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को लेकर, तो वो बेटे से उम्मीद करती है, तो उससे नीचे वो नहीं आना चाहती। बेटा अगर उसको फुलफ़िल कर पाता है तो ठीक बात है, नहीं कर पाता है तो मुश्किल हो जाती है। फिर इसमें जो तीसरा व्यक्ति आ जाता है वो है बेटे की बीवी या बेटे की गर्लफ्रेंड। जैसे ही ये एंट्री हो जाती है बेटे के जीवन में, तो पूरा रिलेशनशिप, जो ट्रायंगल रिलेशनशिप है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होती है। तो वहाँ से जो तनाव जनरेट होते हैं वो माँ के भी इमोशनल वर्ल्ड को और बेटे के भी इमोशनल वर्ल्ड को ख़राब कर देते हैं। आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर कहाँ से हेट आया है, आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर कैसे ईर्ष्या, बड़ी घनी मात्रा में ईर्ष्या आ गई है, पर वो आती है, पर करें क्या उसको। तो ये जो एरिया है, इस पर हर व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत है। माँ के अंदर यदि ईर्ष्या आती है जिसका असर बेटे के जीवन में पड़ता है और उसके अपने रिश्ते भी अफेक्ट हो रहे हैं, बीवी के साथ अफेक्ट हो रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो उसको भी कुछ करना होगा और मदर को भी कुछ करना होगा। अब आज के टाइम में तो पुराने वैल्यूज़ काम नहीं करेंगी। अगर माँ पुराने टाइम की है, मतलब आज की माँ जो 70-80 साल की है, जिसने अपनी जवानी में अपने सास ससुर की सेवा की, वो उम्मीद करेगी कि मेरी भी बहू मेरी सेवा करे। बट वक्त बदल गया है, वो कंडीशंस वैसी नहीं रही। तो ऐसे में उस माँ का दुखी होना, उस माँ का ईर्ष्यालु होना बहुत नेचुरल है। अब इसको माँ और बेटा कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसका समाधान ढूंढते हैं, ये उनकी एक जद्दोजहद रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली अपने मन को स्वस्थ रखना, अपने मन को साफ रखना, प्योर रखना, ये अनिवार्य है, ये आपकी अपनी सेहत के लिए अनिवार्य है। तो इसमें आपको अपनी ईर्ष्या पे, अपनी घृणा पे और अपने ओवर पोजेसिव नेचर पे, मदर के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो उसका मोहित रहना, ओवर पोजेसिव नेचर टुवर्ड्स हर सन, ये उसको डिस्टर्ब एरिया में ले जाता है। तो धीरे धीरे ओवर पोजेसिवनेस को कम करने की कोशिश करते रहना, ये उसके अपने वर्क में शामिल हो जाना चाहिए। अभी मैंने कह तो दिया, ये आसान नहीं है, ये बगैर साधना के नहीं होता। इसीलिए अल्टीमेटली घूम फिर कर जो सारी समस्याओं का समाधान है वो स्पिरिचुअल ट्रैक में है, जो अब अभिनय योग के पूरे सिस्टम में थर्ड फेज में हमने रखा है। तो थर्ड फेज की चर्चा मैं बाद में करूँगा, क्योंकि जब तक आप किसी हायर पावर से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो बहुत अजीज लगेंगे,
वो बहुत रियल लगेंगे, वो बहुत सच्चे लगेंगे, और उनसे पैदा होने वाला दुख और घृणा और ईर्ष्या और भय, ये सब भी बहुत सच्चा दिखेगा। आप बाहर नहीं निकल सकते, आप डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे। वो माँ जो अपने बेटे के बहुत प्रेम में है और बेटे की शादी के बाद उसको तकलीफ हो रही है, अगर वो ईश्वरमुखी नहीं होती है, अगर उसका प्रेम जो संसार का प्रेम है, जो बेटे के प्रति प्रेम है, वो अगर हायर डायमेंशन नहीं लेता है, तो वो इस रिश्ते के अंदर जो तनाव है, जो दुख है, उससे बाहर नहीं आ सकती है। ये बात पुराने लोगों ने बहुत अच्छे से समझी थी, इसीलिए शुरुआत से ही उन्होंने जीवन को थोड़ा बहुत ईश्वरमुखी बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि फिर भी आदमी संसार से ही चिपकता है। बूढ़ा आदमी भी देखो, अब वो संसार से ही चिपका है, रिश्तों से ही चिपका है। बट करना यही है कि हायर फोर्सेस से आपको कनेक्ट होना है, और इसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। खैर, इन वीडियोस के ज़रिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, बट आज मैंने बहुत थोड़े में एडिपस कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया, मदर सन के अंदर मौजूद तनाव, उसके अंदर मौजूद कॉन्फ्लिक्ट को मेंशन किया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मदर है, सन है, तो जानिए कि ये तनाव इस रिश्ते के दायरे से आ रहा है, तो आपके अंदर का बहुत सारा दुख जो है वो इधर माँ की वजह से है या बेटे की वजह से, और वो निकल कहीं और से रहा है, निकलने का मार्ग उसका कहीं और हो जा रहा है, ये समझना होता है। तो इसमें अंग्रेजी में कहावत है, यू मस्ट कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। इफ वी अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ एन इमोशनल डिस्टर्बेंस, देन वी कैन सॉल्व इट। अगर हम ये जान ही नहीं रहे कि ये समस्या कहाँ से आ रही है, तो आपको दो धारी तलवार लेकर काम करना है। पहले अपने अंदर जो नेगेटिव इमोशन जनरेट हो रहा है उसको चैनलाइज करना है, फिर एट द सेम टाइम उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, थोड़ा सा वर्केबल बनाना है। तो उसमें बातचीत हो, कुछ पॉजिटिव एक्शंस हो, और जो फ़र्ज़ के दायरे में जो आपका काम है वो किया जाए। इस तरह से धीरे धीरे आप उस रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, और उसके अंदर जो तनाव है वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एकदम ज़ीरो होना असंभव है, तनाव रहेगा, लेकिन मिनिमाइज हो जाए तो ये भी बहुत अचीवमेंट है। तो आज इतना ही। इस पर अगर मुझे महसूस हुआ तो मैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में और इसको एक्सटेंशन देते हुए बात करूँगा। अदरवाइज़ जो फादर डॉटर रिलेशन है, जो नेक्स्ट रिलेशन है, उस पर जिक्र करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।